हेलो गाइज, योर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जब हम पृथ्वी पर खड़े होते हैं तो हमें यह बिल्कुल साधारण और स्थिर दिखाई देती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके अंदर क्या हो रहा है? क्या यह सिर्फ मिट्टी और पत्थरों से बनी है या इसके अंदर कुछ और भी खास चल रहा है? वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी के अंदर अत्यधिक ताप और दाब पाया जाता है, जहां धातुएं तक पिघली हुई अवस्था में मौजूद रहती है। यही आंतरिक गतिविधियां भूकंप, ज्वालामुखी और प्लेट विवर्तनिक जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं का कारण बनती है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो पृथ्वी बिल्कुल एक उबले हुए अंडे की तरह होती है, जिसमें अलग अलग परतें होती हैं। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी भी कई परतों से बनी हुई है और हर परत की अपनी अलग विशेषता और भूमिका होती है। आज की क्लास में हम इन सभी परतों को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, उनके गुण, संरचना और महत्व के बारे में जानेंगे। इस टॉपिक को समझने के बाद आप न केवल कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे, बल्कि एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को भी आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो आप इस क्लास में एंड तक बने रहिए। इस क्लास के एंड में हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास आज की, पृथ्वी की संरचना। देखिए, पृथ्वी जो बाहर से है वो कैसी दिखाई देती है? ठोस दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? पृथ्वी को अगर बाहर से देखा जाएगा तो पृथ्वी ठोस दिखाई देती है, लेकिन इसके अंदर कई अलग अलग परतें होती हैं। तो जब हम पृथ्वी के ऊपर जब पृथ्वी को ऊपर से देखते हैं तो हमें पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? ठोस दिखाई देती है, लेकिन इसके अंदर कई अलग अलग परतें हैं और प्रत्येक परत की अपनी अलग बनावट है, उसका घनत्व अलग है और उसके गुण भी क्या होते हैं? अलग होते हैं। और इन परतों का अध्ययन ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना कहलाता है। तो जो पृथ्वी को हम जब बाहर से देखते हैं तो वो हमें ठोस दिखाई देती है, लेकिन इसके अंदर कई अलग अलग परतें हैं। प्रत्येक परत की अलग बनावट, घनत्व और गुण होते हैं और इन परतों का अध्ययन ही पृथ्वी की क्या कहलाता है? आंतरिक संरचना कहलाता है। जैसे आप इस पृथ्वी को देखोगे तो ऊपर से ये ठोस दिखाई देगी, लेकिन जब इसको आप अंदर से देखोगे तो इसके अंदर अलग अलग परतें पाई जाती हैं। किसी परत को भूपट्टी बोलते हैं, किसी को मेंटल बोलते हैं और किसी को क्या बोलते हैं? क्रोड बोलते हैं। तो पृथ्वी की संरचना के आधार पर पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? पृथ्वी की संरचना के आधार पर पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है। एक रासायनिक आधार और दूसरा कौन सा आधार? भौतिक आधार। कौन सा आधार? भौतिक आधार। तो रासायनिक आधार के अनुसार अगर पृथ्वी की संरचना की बात की जाए तो पृथ्वी के अंदर भूपट्टी, मेटल और क्रोड पाए जाते हैं, और जबकि भौतिकी आधार पर लिथोस्फीयर, एंथेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। तो ये जो विभाजन है ये भौतिक आधार पर है, और जबकि जो भूपट्टी, मेंटल और क्रोड, जिसको इंग्लिश में क्रस्ट, मेंटल और कोर कहते हैं, ये किस आधार पर है? रासायनिक आधार पर। आप इन दोनों को याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी की जो रासायनिक आधार पर जो विभाजन है, मतलब रासायनिक संरचना क्या है पृथ्वी की, उसकी बात करते हैं। तो पृथ्वी को रासायनिक संरचना के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। तो सबसे ऊपर की जो परत होती है उसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो सबसे ऊपर की जो परत होती है उसको क्या बोला जाता है? क्रस्ट बोला जाता है, और हिंदी में उसको भूपर्पट्टी भी कहते हैं। जो सबसे ऊपर की जो पृथ्वी की परत होती है उसको क्रस्ट कहते हैं और हिंदी में उसको भूपर्टी कहते हैं। ये सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की बनी होती है। इसके अंदर कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है। तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसको क्रस्ट या भूपर्टी कहते हैं, और इसके अंदर सिलिका और एल्यूमिनियम पाए जाते हैं। उसके बाद में पृथ्वी से क्रस्ट के अंदर जो दूसरी परत आती है नीचे, उसको क्या बोला जाता है? मेंटल बोला जाता है, या इसको पिरवार भी बोलते हैं, और इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। और जो तीसरी परत होती है वो कोर होती है, जिसको इंग्लिश में क्रोड कहते हैं। इसके अंदर लोहा और निकेल पाया जाता है। ये तीनों की तीनों याद रखिए। रासायनिक संरचना के आधार पर सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है, जिसको हिंदी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सियाल बोलते हैं। और मेंटल के अंदर सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मेंटल को सीमा बोला जाता है। और जबकि कोर, जिसको इंग्लिश में क्रोड कहते हैं, इसके अंदर लोहा और निकल पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं?
नीफे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Ni से निकल हो गया और फेरस से क्या हो गया? लोहा, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नीफे बोलते हैं। तो मैंने आपको बता दिया ये अपनी पूरी की पूरी पृथ्वी होती है। अगर इसकी रासायनिक संरचना की बात की जाए तो इसके अंदर 3 परतें होती हैं। एक क्रस्ट होता है, एक मेंटल होता है और एक कोर होता है। और जो कोर है इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक आउटर कोर और एक इनर कोर। तो ये जो पृथ्वी है इसकी ये संरचना है। अगर पृथ्वी की हम परतों की बात की जाए रासायनिक आधार पर, तो रासायनिक आधार पर इसके अंदर 3 परत होती है। एक क्रस्ट होता है, दूसरा मेंटल होता है, तीसरा क्या होता है? कोर होता है। अब जैसे क्रस्ट तो क्रस्ट ही, अब उसके बाद मेंटल को अपर मेंटल, लोअर मेंटल में बांटा गया है। उसके बाद कोर को आउटर कोर और इनर कोर में बांटा गया। लेकिन आपको 3 याद रखना है। जो पृथ्वी की जो रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं, या जिसको हम भूपट्टी बोलते हैं। इसके अंदर सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है, इसलिए इसको सियाल कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसके अंदर सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है, इसीलिए इसको सियाल भी कहते हैं। ये भूपट्टी, जिसको इंग्लिश में क्रस्ट बोलते हैं, ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। उसके बाद में जो दूसरी परत होती है वो कौन सी होती है? मेंटल होती है। तो ऊपर की परत भूपट्टी हो गई, फिर उससे लेकर के नीचे तक की ये वाली जो परत होती है इसको क्या बोला जाता है? मेंटल बोला जाता है। इसके अंदर सिलिका और मैग्नीशियम मौजूद होता है, इसलिए इस परत को सीमा भी कहते हैं। और उसके बाद जो तीसरी परत होती है वो कौन सी होती है? क्रोड होती है। इसके ये सबसे अंदर वाली परत होती है। इसके अंदर लोहा और निकिल पाया जाता है, इसीलिए इसको नीफे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीफे बोलते हैं। तो ये पृथ्वी की 3 रासायनिक परत हैं। भूपट्टी, जिसको इंग्लिश में क्रस्ट, दूसरा मेंटल और तीसरा क्रोड। तो पृथ्वी की मैंने आपको तीनों संरचनाओं के बारे में बता दिया। सबसे ऊपर की भूपट्टी, जिसमें सिलिका और एल्यूमिनियम मौजूद होता है। उसके नीचे की परत होती है मेंटल, जिसके अंदर सिलिका और मैग्नीशियम मौजूद होता है। और सबसे भीतर की जो परत होती है, सबसे एंड वाली, वो कौन सी है? क्रोड होती है। उसके अंदर लोहा और निकल मौजूद होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं भूपट्टी की। किसकी बात करते हैं? भूपट्टी की बात करते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? क्रस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रस्ट बोला जाता है। तो जो भूपट्टी है ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। तो जो पृथ्वी की जो सबसे ऊपर की जो परत जिस पर हम रहते हैं, जिसको हम देखते हैं आंखों से, वो क्या है? भूपट्टी है। क्या है? भूपट्टी है। और इसी पर हम क्या करते हैं? रहते हैं। अगर मोटाई की बात की जाए तो महाद्वीपों पर इसकी मोटाई 30 से 70 किलोमीटर होती है, जबकि महासागर में ये कितनी होती है? 5 से 10 किलोमीटर होती है। तो जो भूपट्टी जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है जिस पर हम रहते हैं, अगर बात की जाए महाद्वीप के अंदर, तो महाद्वीप के अंदर इसकी मोटाई 30 से 70 किलोमीटर मिलेगी। लेकिन अगर महासागर में बात करें, क्योंकि महासागरों के अंदर क्या आ जाता है? पानी आ जाता है, तो ये पानी के नीचे ही पाई जाएगी ये परत। तो महासागर के अंदर ये परत क्या पाई जाती है? 5 से 10 किलोमीटर लंबी पाई जाती है। तो ये सबसे ऊपरी परत है और हम इसी पर रहते हैं। महाद्वीपों में ये परत 30 से 70 किलोमीटर तक होती है, जबकि महासागर में 5 से 10 किलोमीटर होती है। और जो महाद्वीप की परत होती है उसको महाद्वीपीय भूपट्टी, और जो महासागर की परत होती है उसको महासागरीय भूपट्टी कहते हैं। और एक बात याद रखिए, ये सेब के छिलके जैसी पतली होती है। मतलब मान लीजिए पूरा सेब है, ये पृथ्वी है, तो इसका जो छिलका है वो क्या है? इसका भूपट्टी है। क्या है? भूपट्टी है। मतलब ये बहुत ही पतली परत होती है पृथ्वी की, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सेब के छिलके जैसी परत। और इसी को क्या बोलते हैं? भूपट्टी, या इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? क्रस्ट बोला जाता है। महाद्वीपों में इसकी जो लंबाई है वो 30 से 70 किलोमीटर आपको मिल जाएगी। और लेकिन अगर बात की जाए महासागरों में, तो महासागरों में इसकी परत की मोटाई है वो 5 से 10 किलोमीटर होती है, क्योंकि महासागरों के अंदर क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। तो जैसे मान लीजिए ये देखिए कैसे है। तो जैसे ये हमारी क्या है? परत है। ये पूरी की पूरी परत क्या है? ये हमारी परत है। ये क्या है? ये है भूपट्टी है। तो अगर महाद्वीपों पर बात करेंगे तो ये 30 से 70 किलोमीटर मोटी मिलेगी आपको। लेकिन महासागरों में क्या होता है? महासागरों के अंदर क्या भर जाता है? पानी रहता है महासागरों में। अब जब महासागरों में पानी रहेगा तो उसके नीचे ही तो रहेगी ये वाली परत। तो इसीलिए महासागरों में ये जो परत होती है 5 से 10 किलोमीटर मोटी होती है, जबकि महाद्वीपों में ये 30 से 70 किलोमीटर होती है। तो भूपट्टी क्या है? जिसको इंग्लिश में क्रस्ट बोलते हैं, ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। महाद्वीप में इसकी मोटाई 30 से 70 किलोमीटर होती है। महासागरों में 5 से 10 किलोमीटर होती है। अगर इसके घनत्व की बात की जाए
तो इसका घनत्व 2.7 से 3.0 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। इसका घनत्व कितना होता है? 2.7 से 3.0 ग्राम, लगभग 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के बराबर इसका घनत्व होता है। अगर इसके संगठन की बात की जाए तो इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सियाल कहते हैं। अगर बात की जाए ये पृथ्वी के टोटल आयतन का, तो पृथ्वी के टोटल आयतन का कितना भाग घेरती है? ये 0.5% घेरती है, और इसी पर हम रहते हैं। तो जो भूपट्टी है ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। महाद्वीपों में इसकी चौड़ाई 30 से 70 किलोमीटर मिलेगी, महासागरों में 5 से 10 किलोमीटर मिलेगी। इसका घनत्व है जो लगभग 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। इसको सियाल नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम मौजूद होते हैं। और बात की जाए इसके आयतन की, ये पृथ्वी के टोटल आयतन का कितना परसेंट है? 0.5% है। अब बात करें मेंटल की, तो मेंटल क्रस्ट के नीचे स्थित होता है। जो मेंटल होता है किसके नीचे स्थित होता है? क्रस्ट। ये पृथ्वी का ऊपर वाला भाग क्या होता है? क्रस्ट होता है, जिसको हम भूपट्टी बोलते हैं। तो उसके बाद जो निचला भाग आता है वो क्या रहता है? मेंटल रहता है। क्या रहता है? भूपट्टी से नीचे का जो भाग होता है वो मेंटल होता है, और ये पृथ्वी की सबसे मोटी परत है। और जो मेंटल भाग है ये पृथ्वी की क्या है? सबसे मोटी परत है। और अगर इसकी मोटाई की बात की जाए तो 2900 किलोमीटर है। तो जो मेटल वाला भाग है इसकी अगर मोटाई की बात की जाए, ये कितना है? 2900 किलोमीटर लगभग ये मोटी है, और ये पृथ्वी की सबसे मोटी परत है। और इसमें अर्ध तरल अवस्था में पदार्थ पाए जाते हैं, मतलब ना तो ज्यादा द्रव्य होते हैं ना ही ठोस होते हैं, मतलब एकदम गाढ़ा टाइप का रहता है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? अतरल अवस्थाएं बोली जाती हैं। और संवेद धाराएं मेंटल के अंदर ही चलती हैं। तो जितनी भी संवेद धाराएं चलती हैं वो मेंटल के अंदर चलती हैं, और इसी संवेद धाराओं के कारण ही क्या आते हैं? भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। तो ये जो संवेद धाराएं चलती हैं, तो संवेद धाराओं में क्या होती है? गर्म सामग्री ऊपर की ओर उठती है, जबकि ठंडी सामग्री नीचे की ओर आती है। तो जिससे ये प्लेटें क्या होती हैं? सरक जाती हैं, या एक दूसरे से क्या होती हैं? चिपक जाती हैं। तो जब ये एक दूसरे से जुड़ जाती है तो उससे क्या उत्पन्न होता है? ज्वालामुखी। और जब एक दूसरे के ये पास आती है तो उससे क्या उत्पन्न हो जाता है? भूकंप या पहाड़ बनने लगते हैं। यहाँ पे बस इतना याद रखिए, जो प्लेट विवर्तनी का कारण है वो ये मेंटल के कारण ही होता है, क्योंकि इसके अंदर संवेद धाराएं चलती हैं, उसी के कारण प्लेट विवर्तनी बनती है। मतलब एक दूसरे की प्लेट आपस में एक दूसरे से दूर जाती हैं या टकराती हैं। नेक्स्ट जब हम आपको प्लेटों के बारे में बताएंगे, वहां पूरा अच्छे से डिटेल में बताएंगे कैसे टकराती हैं, क्या होता है। बस यहाँ इतना याद रखिए, जो मेंटल होता है ये क्रस्ट के नीचे स्थित भाग होता है। ये पृथ्वी की सबसे मोटी परत होती है, इसकी मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर है, और ये अर्ध तरल अवस्था है। कौन सी अवस्था होती है? ये अर्ध तरल अवस्था होती है, ना तो ठोस ही है ना द्रवी है, और इसके अंदर संवेद धाराएं चलती हैं। और प्लेट विवर्तनी का जो कारण है वो कौन है? मेंटल ही है। तो जो प्लेट विवर्तनी का कारण क्या है? इसके अंदर स्थित जो मेंटल है पृथ्वी के अंदर, वो ही प्लेट विवर्तनी का कारण है। उसी के कारण संवेद धाराएं उत्पन्न होती हैं, और उसी से ज्वालामुखी और भूकंप बनते हैं। तो मेंटल क्या होता है? मेंटल भूपट्टी के नीचे और क्रोड के ऊपर का जो भाग होता है इसी को मेंटल बोलते हैं। ये अपनी क्या है? जो ये ग्रीन ग्रीन सी है ये भूपट्टी है, इसके नीचे का ये सारा का सारा भाग क्या होता है? मेंटल होता है। और ये लगभग कितना होता है? 2900 किलोमीटर होता है। ये 2900 किलोमीटर होता है, ये भाग मेंटल होता है, और इसके नीचे का जो भाग होता है क्रोड होता है। तो भूपट्टी और मेंटल के बीच का जो भाग होता है वो भूपट्टी और क्रोड के बीच का जो भाग होता है वो क्या रहता है? मेंटल कहलाता है। और इसकी गहराई 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक होती है, और यह पृथ्वी की सबसे मोटी परत है। तो बात मैंने आपको बता दी। इसकी गहराई की अगर बात करोगे तो ये 35 से लगभग 2900 किलोमीटर तक आपको मिलेगी। घनत्व की बात करोगे तो इसका घनत्व 3.5 से 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि मैंने आपको बताया था जो भूपट्टी है उसका घनत्व कितना होता है? 2.5 से 3.0 होता है, लेकिन मेंटल का जो घनत्व है 3.5 से 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। संगठन की बात की जाए तो इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए इसको सीमा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सीमा कहा जाता है। अवस्था की मतलब अर्ध ठोस है, मतलब ना तो पिघलाई है बिल्कुल और ना ही बिल्कुल ठोस रूप में है, थोड़ा लावा के रूप में, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अर्ध ठोस कहते हैं। और भूमिका की बात की जाए तो प्लेट संचलन इसी के कारण होता है। जो आपस में जो प्लेटें टकराती हैं या एक दूसरे से दूर होती हैं वो इसी के कारण होता है। और जब
और जब ज्वालामुखी आता है तो उसके अंदर जो मेंटल वाला भाग है ना, यही पृथ्वी पर निकल कर आता है। कहाँ निकल के आ जाता है? ये पृथ्वी पर निकल के आता है। ये जो पृथ्वी के अंदर जो मेंटल वाला भाग होता है वही। तो मेंटल की विशेषताएं क्या हो गई? मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर है, घनत्व 3.5 से 5.5 ग्राम है, संगठन की ये सिलिका और मैग्नीशियम से बना है इसलिए इसको सीमा कहा जाता है, और अवस्था की बात की जाए तो सेमी सॉलिड है। कैसा है? सेमी सॉलिड है। अब इसी के अंदर जो जो हमारा मेंटल होता है उसी के अंदर क्या होता है? प्लेट टेक्टोनिक्स की होती है, मतलब प्लेटें क्या करती हैं? आपस में चलती हैं। तो स्थल मंडल के ऊपर जो प्लेट होती हैं वो इन जो जो मेंटल के अंदर जो संवहनीय धाराएं बनती हैं उनके कारण ये प्लेटें क्या होती हैं? एक दूसरे से दूर होती हैं या एक दूसरे के पास आती है। उन्हीं के कारण ज्वालामुखी या भूकंप क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। तो मेंटल के अंदर जो संवहनीय धारा बनती हैं तो उन संवहनीय धारा के अंदर जो प्लेटें होती हैं वो आपस में एक दूसरे से दूर जाती हैं या एक दूसरे के पास आती हैं। जो प्लेट्स होती हैं, क्योंकि पूरे हमारी पृथ्वी पर क्या है? आपस में प्लेट्स जुड़ी हुई हैं। तो जो ये मेंटल के अंदर संवहनीय धारा चलती हैं तो जब उसमें से तेज हो जाती है तो उससे क्या होती है? ये प्लेट्स आपस में एक दूसरे से दूर जाती हैं या एक दूसरे के पास आती हैं और उनसे क्या उत्पन्न होता है? ज्वालामुखी या भूकंप उत्पन्न होता है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स का कारण कौन है? ये जो पृथ्वी का जो मेंटल वाला भाग है वो ही प्लेट टेक्टोनिक्स का कारण होता है। तो जो मेंटल वाला भाग है ये 2900 किलोमीटर होता है और इसी के अंदर जो संवहन धारा चलती हैं और ये संवहन धारा के कारण ये प्लेट्स आपस में क्या करने लगती हैं? गति करने लगती हैं। या तो ये एक दूसरे से दूर जाएंगी या एक दूसरे के कहाँ आती हैं? ये पास आती हैं। जब एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उससे ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं और जब एक दूसरे से पास आती हैं तो उससे किसका निर्माण होता है? पर्वत का निर्माण होता है। तो चाहे प्लेट एक दूसरे से दूर जाए या एक दूसरे के पास आए तो उसी से हमको किसकी महसूस होती है? भूकंप हमको महसूस होता है। इस मेंटल के अंदर संवहनीय धाराओं के कारण ही। तो ये याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो संवहनीय धाराएं होती हैं इसके अंदर क्या होती है? ये बहुत ही गर्म वाला भाग होता है। जब जब गर्म हिस्सा है वो धाराएं ऊपर की तरफ चलती हैं। जब ये प्लेट से टकराती हैं तो प्लेट्स को एक दूसरे से दूर हटाती हैं। और जो ठंडी धाराएं होती हैं ये नीचे की तरफ आती हैं। जब ये नीचे की तरफ आती हैं तो प्लेट से एक दूसरे से क्या होती हैं? चिपकती हैं। तो जब गर्म धाराएं ऊपर की ओर जाती हैं तो ये जो टेक्टोनिक्स प्लेट्स हैं ये एक दूसरे से दूर जाती हैं, जिसी से ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। और जब ये संवहनीय धाराएं जो ठंडी धारा जो नीचे की तरफ आती है इनसे जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से चिपकती हैं और जिसी के कारण किसका निर्माण होता है? पर्वत का निर्माण होता है। तो चाहे प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाएं या एक दूसरे से पास आए तो उसी से हमें किसकी महसूस होता है? भूकंप महसूस होता है। अब बात करें कोर की। किसकी बात करें? कोर की। तो ये पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग होता है, जहाँ इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ इसको कहा जाता है। ये पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है। अगर बाहरी कोर की बात की जाए तो ये तरल अवस्था में होता है। कौन सा होता है? जो बाहरी कोर होता है ये तरल अवस्था में होता है। इसकी लंबाई लगभग 2200 किलोमीटर होती है। और जबकि जो आंतरिक कोर होता है ये ठोस अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में होता है। इसका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपके सर सबसे ज्यादा तापमान होता है वो आंतरिक कोर का ही होता है। किसका होता है? आंतरिक कोर का। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी, सर जब आंतरिक कोर का तापमान सबसे अधिक होगा तो वहां तो सारी चीजें पिघली होंगी, तो वो तो द्रव अवस्था होनी चाहिए, लेकिन आंतरिक कोर ठोस अवस्था है। जबकि बाह्य कोर जिसका तापमान आंतरिक कोर की तुलना में कम है वो तरल अवस्था में है। तो भाई जो तापमान के साथ साथ दाब पर भी निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? दाब पर भी निर्भर करती है। जो आंतरिक कोर है उसका जो दाब है वो बाहरी कोर की तुलना में ज्यादा होता है, इसी के कारण वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो याद रखिए, तापमान के कारण ही आप अवस्था को डिफाइन नहीं कर सकते। तापमान के साथ साथ दाब का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जो आंतरिक कोर होता है उसमें तापमान तो अधिक होता ही होता है, लेकिन उसके साथ में उसके अंदर दाब भी बहुत अधिक दबाव होता है। उसी के कारण जो आंतरिक कोर है वो किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में पाया जाता है। जबकि बाहरी कोर तरल अवस्था में पाया जाता है। और इसके अंदर बात की जाए पदार्थ की तो लोहा और निकिल इसके अंदर होता है और चुंबकीय क्षेत्र इसी के अंदर बनता है। और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कहां पर बनता है? कोर के अंदर पड़ता है। ये याद रखिए, संवहनीय धारा है वो मेंटल के अंदर बनती है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र है वो कोर के अंदर बनता है। तो ये इसकी आउटर कोर होती है, ये लिक्विड अवस्था में होती है। जबकि इसकी जो इनर कोर होती है वो किस अवस्था में होती है? सॉलिड अवस्था में होती है। और इसके अंदर लोहा और निकिल पाया जाता है। अगर इसका टेम्परेचर की बात की जाए तो लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान होता है कोर का।
और इसी के अंदर क्या होती है, चुंबकीय धाराएं भी उत्पन्न होती हैं। तो बाह्य कोण की गहराई की अगर बात की जाए तो बाह्य कोण 2900 से 5150 किलोमीटर होता है। मोटाई की बात की जाए तो लगभग 2250, अगर इसको इसमें से माइनस करेंगे तो लगभग कितना आएगा, ये 2250 आता है। और अवस्था की बात की जाए, बाह्य कोण की अवस्था द्रव होती है, इसके अंदर लोहा और निकिल पाया जाता है। घनत्व की बात की जाए 10 से 12 ग्राम प्रति सेंटीग्रेड में है। और चुंबकीय क्षेत्र है वो यहीं पे बनता है। तो चुंबकीय क्षेत्र करोड़ के अंदर ही पाया जाता है, बाह्य करोड़ के अंदर भी और आंतरिक करोड़ के अंदर भी। गहराई 2951 किलोमीटर होती है, मोटाई लगभग 2250 है, जब क्योंकि 5150 में जब 2900 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2250। अवस्था की बात करें, द्रव है, इसके अंदर जो पदार्थ है वो निकिल और लोहा है और इसका घनत्व 10 से 12 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। बात की जाए आंतरिक कोण की तो ये 5150 से 6371 किलोमीटर है और इसकी मोटाई 1220 किलोमीटर है। कितनी है, इसकी मोटाई 1220 किलोमीटर है और उसकी मोटाई कितनी है, 2200 किलोमीटर। अवस्था की बात की जाए तो ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था के अंदर ये पाया जाता है। तापमान की बात की जाए तो 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड क्या रहता है, इसका तापमान रहता है। और घनत्व की बात की जाए तो आंतरिक कोर का जो घनत्व है वो 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। तो बाह्य कोर का घनत्व की बात करेंगे तो बाह्य कोर का घनत्व 10 से 12 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि आंतरिक कोर का जो घनत्व है वो 13 ग्राम सेंटीमीटर है क्यूब है। और यहाँ पर जो दबाव है वो बहुत अधिक होता है, इसी के कारण किस अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। जो आंतरिक कोर है वो किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है, जबकि बाह्य कोर किस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। तो मैंने आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बता दिया। अब इसकी कुछ आंतरिक सीमाएं हैं, ये भी आपको याद रखनी चाहिए, एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछी जाती है, कौन सी सीमा को क्या बोलते हैं। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपट्टी होती है और उसके नीचे वाली मेंटल होती है। तो जो भूपट्टी और मेंटल के बीच की जो सीमा होती है उसको क्या बोलते हैं, मोह। क्या बोला जाता है, उसको मोह बोला जाता है। उसके बाद मेंटल और बाह्य क्रोड के बीच में जो सीमा होती है उसको क्या बोला जाता है, मेंटल और बाह्य क्रोड के बीच की जो सीमा होती है उसको गुटनबेर्ग कहा जाता है। और जो कोर के अंदर जो होती है, जो बाह्य कोर और आंतरिक कोर के अंदर जो सीमा होती है उसको क्या बोला जाता है, लेहमन बोला जाता है। ये तीनों याद रखिए, भूपट्टी और मेंटल के बीच की सीमा को हम बोलते हैं मोह, मेंटल और क्रोड के बीच की जो सीमा होती है उसको बोलते हैं गुटनबर्ग, और सबसे अंदर जो आंतरिक कोड के अंदर जो सीमा पाई जाती है उसको क्या बोला जाता है, लेहमैन बोला जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये आप याद रखिए, मोह, गुटनबर्ग और लेहमैन। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछेंगे भूपट्टी और मेंटल के बीच में कौन सी सीमा होती है, तो वो कौन सी सीमा होती है, मोह सीमा होती है। तो मैंने आपको पृथ्वी की रासायनिक संरचना के बारे में बताया, जिसके अंदर हमने भूपट्टी, मेंटल और कोर के बारे में बात किया, जिसको इंग्लिश में क्रस्ट, मेंटल और कोर कहते हैं। अब हम पृथ्वी की भौतिक संरचना की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पृथ्वी की भौतिक संरचना की बात करते हैं। अगर भौतिक संरचना के आधार पर बात की जाए तो पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। एक स्थल मंडल, एक दुर्बलता मंडल, एक मध्य मंडल, एक बाहरी कोड और एक आंतरिक कोड। जो स्थल मंडल होता है उसको लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, जो स्थल मंडल होता है उसको लिथोस्फीयर कहा जाता है और ये सबसे कठोर, ये कठोर होता है। उसके बाद इस नीचे का जो दूसरा भाग होता है उसको दुर्बल मंडल कहते हैं, इसको इंग्लिश में एंथोनोस्फीयर कहते हैं, ये अर्ध तरल होता है। उसके बाद नीचे वाला भाग होता है वो मध्य मंडल होता है, ये इसको इंग्लिश में मेसोस्फीयर कह देते हैं, ये ठोस होता है। उसके बाद बाहरी कोर होता है जिसको इंग्लिश में आउटर कोर बोलते हैं, ये तरल होता है। और उसके बाद इनर कोर होता है जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इंग्लिश में इनर कोर बोलते हैं। ये कौन सा, ये कैसा होता है, ठोस होता है। तो जो पृथ्वी की भौतिक संरचना है इसके अंदर स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल, मध्य मंडल, बाहरी कोर और आंतरिक कोर आते हैं। स्थल मंडल को लिथोस्फीयर इंग्लिश में बोलते हैं, दुर्बल मंडल को एंथोनोस्फीयर, मेसो और बाहर और मध्य मंडल को मेसोस्फीयर, बाहरी कोर को आउटर कोर कहते हैं और आंतरिक कोर को इनर कोर कहते हैं। तो सबसे ऊपर जो भौतिक विभाजन बात की जाए तो पृथ्वी का तो सबसे ऊपर स्थल मंडल होता है, फिर दुर्बल मंडल आता है, उसके बाद मध्य मंडल आता है, फिर बाहरी कोर आता है और उसके बाद में आंतरिक कोर आता है। ये क्या बताता है, पृथ्वी की भौतिक संरचना बताता है। क्या बताता है, पृथ्वी की भौतिक संरचना बताता है। तो पृथ्वी की भौतिक संरचना मैंने आपको बता दिया, सबसे ऊपर लिथोस्फीयर होता है जिसको हम
क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थल मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर को इंग्लिश में, हिंदी में स्थल मंडल बोलते हैं। उसके बाद में दूसरा कौन सा होता है? एंथोनोस्फीयर होता है। दूसरा कौन सा होता है? एंथेनोस्फीयर होता है। उसके बाद में एंथोनोस्फीयर को हम हिंदी में दुर्बल मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुर्बल मंडल बोलते हैं। उसके बाद मेसोस्फीयर होता है, जिसको क्या बोला जाता है? मध्यमंडल बोला जाता है। उसके बाद बाहरी कोर होता है जो लिक्विड रूप में होता है। उसके बाद आंतरिक कोर होता है जो ठोस रूप में होता है। तो ये क्या है? पृथ्वी का एक हिस्से को काट लिया गया। अगर इस हिस्सों को देखेंगे तो जो सबसे ऊपर होता है उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं, उससे नीचे एंथोनोस्फीयर, फिर उसके नीचे मेसोस्फीयर परत पाई जाती है, फिर उसके अंदर बाहरी कोर पाया जाता है और सबसे नीचे क्या रहता है? आंतरिक कोर रहता है। तो आंतरिक परतों का जब विभाजन किया जाए तो आंतरिक परतों को कई भागों में बांटा गया है। सबसे पहले लिथोस्फीयर होता है, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? स्थल मंडल। ये सबसे ऊपर होता है, कठोर परत होती है, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल में पाई जाती है। तो जो लिथोस्फीयर है ये सबसे कठोर परत होती है। ये कहाँ पाई जाती है? क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में ये वाली परत पाई जाती है। दूसरी बात करें एंथोनोस्फीयर, जिसको हम दुर्बल मंडल बोलते हैं, ये लिथोस्फीयर के नीचे होती है। ये मुलायम या पिघली हुई परत होती है, यहीं पर प्लेट्स चलती हैं। तो जो एंथोस्फीयर होती है ये लिथोस्फीयर के ठीक नीचे होती है। ये मुलायम और पतली परत होती है और जो प्लेट्स चलती है ना वो यहीं पर चलती है। जो प्लेट्स तैरती है ना वो ये एंथेनोस्फीयर पर ही, जो प्लेट्स होती हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो यहीं पर तैरती है। तीसरा बात की जाए मेसोस्फीयर की, जिसको मध्यमंडल कहते हैं, ये एंथोनोस्फीयर, जिसको हिंदी में दुर्बल मंडल कहते हैं, के नीचे होती है। ये ठोस और घनी मेंटल में होती है। कहाँ पाई जाती है? ये ठोस और घनी मेंटल में पाई जाती है। तो जो मेसोस्फीयर है ये एंथोनोस्फीयर के नीचे होती है, ये ठोस और घने मेंटल में पाई जाती है। उसके बाद में एक बाह्यक रॉड होता है, ये मेसोस्फीयर के नीचे होता है, ये तरल होता है, इसके अंदर आयरन और निकिल पाया जाता है। और आंतरिक कोड होता है, ये सबसे अंदर वाला भाग होता है, ये ठोस अवस्था में होता है और इसके अंदर भी क्या पाया जाता है? निकिल और लोहा पाया जाता है। तो बाहरी कोर और आंतरिक कोर दोनों के अंदर निकिल और लोहा पाया जाता है, लेकिन बाहरी कोर तरल अवस्था में होती है जबकि आंतरिक कोर है वो ठोस अवस्था में होती है। अब बात करते हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर तीनों में अंतर की बात करते हैं। इनके बारे में हमने आपको डिटेल में बता दिया। अब इनके तीनों के अंतर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्थिति की। तो जो क्रस्ट है, जिसको हिंदी में भूपट्टी कहते हैं, यह सबसे बाहरी परत होती है। उसके बाद जो दूसरा मेंटल होता है, ये क्रस्ट के नीचे परत होती है। और जो सबसे नीचे जो परत पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। ये सबसे आंतरिक परत होती है। अगर बात की जाए गहराई की, तो क्रस्ट है ये 0 से 70 किलोमीटर तक होती है। मेंटल ये 70 से 2900 किलोमीटर तक होती है। और जबकि कोर है ये 2900-6371 किलोमीटर तक होता है। अगर बात की जाए मोटाई की, तो जो क्रस्ट है ये 5 से 70 किलोमीटर मोटाई की होती है। जो मेंटल है वो 2800, लगभग 2830 किलोमीटर मोटाई की होती है। और जबकि कोर है वो 3471 किलोमीटर मोटाई की होती है। अब आप एक कंफ्यूजन में रहोगे। देखिए, पृथ्वी की जो सबसे कम मोटाई वाली परत कौन सी होती है? वो तो क्रस्ट होती है। कौन सी होती है? क्रस्ट होती है, जो 5 से 70 किलोमीटर होती है। लेकिन सबसे अधिक जो मोटाई की परत होती है वो कौन सी होती है? मेंटल होती है। कौन सी होती है? मेंटल होती है। लेकिन आप कंफ्यूज करोगे, सर मेंटल की मोटाई तो 2830 किलोमीटर ही है, जबकि कोर की तो 3471 किलोमीटर। इसका मतलब कोर मोटा होना चाहिए। देखिए, इसके अंदर कोर को दो भागों में बांटा गया है, एक बाह्य कोर होता है और एक आंतरिक कोर होता है। इसी कारण जो कोर है उसकी परत को सबसे मोटा नहीं माना जाता। किसकी परत को सबसे मोटा माना जाता है? जो मेंटल की परत होती है उसको सबसे मोटा माना जाता है। और सबसे कम मोटाई वाली जो परत होती है वो क्रस्ट की होती है और सबसे अधिक मेंटल की होती है। कोर को सबसे अधिक मोटाई वाला इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि वैसे तो ये सबसे मोटी है, 3471 है, लेकिन कोर को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। इसीलिए कोर की जो मोटाई है उसको सबसे ज्यादा नहीं माना जाता है। तो भूपट्टी, मेंटल और कोर में तो बात की जाए तापमान की, तो भूपट्टी का तापमान वो 0 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और मेंटल का तापमान 700 से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जबकि जो क्रोड का तापमान है वो 4000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एक चीज का याद रखिए, जब आप पृथ्वी के अंदर 32 मीटर जाओगे, जैसे ही 32 मीटर अंदर जाओगे, इसके तापमान में जो वृद्धि है वो कितनी हो जाती है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे ही आप पृथ्वी के अंदर 32 किलोमीटर अंदर जाओगे तो आप जो पृथ्वी के तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। इसी कारण भूपट्टी का तापमान 0 से 700 डिग्री तक,
मेंटल का तापमान 700 से 4000 डिग्री तक, क्रोड का तापमान 4000 से 6000 डिग्री तक होता है। संरचना की बात की जाए तो भूपट्टी के अंदर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है, इसलिए इसको सियाल बोलते हैं। मेंटल के अंदर सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए इसको सीमा बोला जाता है। और जबकि क्रोड के अंदर फेरस और निकल पाया जाता है, इसलिए इसको नीफे भी बोलते हैं। पहले Na आता है, उसके बाद में Fe आता है, तो इसलिए इसको अब क्या बोलते हैं, नीपे भी कहा जाता है। अगर बात की जाए अवस्था की, तो जो भूपट्टी है वो ठोस अवस्था में होती है। कौन सी अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में होती है। मेंटल अर्ध ठोस अवस्था में होता है, जबकि क्रोड है ये द्रव और ठोस दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। बाहरी कोड है वो द्रव अवस्था में होता है, जबकि आंतरिक कोड किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है। इस चीज में यहाँ याद रखिए। अब आप बोलोगे सर जैसे तापमान बढ़ेगा पदार्थ तो पिघलने चाहिए, अवस्था तो चेंज होनी चाहिए। देखिए तापमान पर ही अवस्था निर्भर नहीं करती, उसके साथ साथ दबाव पर भी निर्भर करती है। जो आंतरिक कोर है वहां पर दबाव बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वहां कैसी अवस्था पाई जाती है, ठोस अवस्था पाई जाती है। लेकिन जो इसका बाह्य कोर है वहां पर दबाव ज्यादा नहीं होता, इसलिए वहां पर कैसी अवस्था पाई जाती है, द्रव अवस्था पाई जाती है। बात की जाए भाग की, तो भूपट्टी है ये महाद्वीप होते हैं। जो महाद्वीप हम देखते हैं वो भूपट्टी के अंदर ही आते हैं। मेंटल ऊपरा और निचला भाग होता है, जो मेंटल का वो मेंटल के अंदर आता है। और क्रोड के अंदर जो बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड है वो किसके अंदर आते हैं, क्रोड के अंदर आते हैं। तो जितने भी महाद्वीप होते हैं वो सब महाद्वीप महासागर भूपट्टी पर आते हैं। और बात की जाए मेंटल की, तो ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल मेंटल के अंदर आता है। क्रोड के अंदर जो बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड है वो किसके अंदर आते हैं, क्रोड के अंदर आते हैं। विशेषता की बात की जाए तो भूपट्टी पर हम रहते हैं, ये जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंटल के अंदर मैग्मा पाया जाता है, और ये मैग्मा वही होता है जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ये कहाँ जाता है, ज्वालामुखी के मुंह से निकल करके कहाँ जाता है, पृथ्वी के ऊपर आ जाता है, वो मैग्मा होता है। और बात की जाए चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र है वो कहाँ पर पाया जाता है, क्रोड के अंदर पाया जाता है। संवेदनीय धाराएं मेंटल के अंदर होती हैं, और जबकि चुंबकीय क्षेत्र है वो कहाँ पाया जाता है, क्रोड में पाया जाता है। तो पृथ्वी की जो क्रोड वाली परत है उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। मैथ की बात करें तो भूपट्टी पर हम रहते हैं। प्लेट की गति इस मेंटल के कारण ही जो प्लेट है वो आपस में एक दूसरे से दूर जाती हैं या एक दूसरे के पास आती हैं, तो प्लेट की गति के लिए ये इंपॉर्टेंट है मेंटल। और पृथ्वी का जो केंद्र होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, क्रोड में ही पाया जाता है। तो अभी तक हमने पृथ्वी की संरचना के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा। उसके अंदर हमने भौतिक संरचना के बारे में बात किया, रासायनिक संरचना के बारे में बात किया। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना किन दो आधारों पर विभाजित की जाती है, तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो रासायनिक और भौतिक आधारों पर विभाजित की जाती है। भूपट्टी की औसत मोटाई कितनी होती है, तो जो भूपट्टी है वो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है, और उसकी जो औसत मोटाई वो 5 से 70 किलोमीटर तक होती है। मेंटल की मोटाई लगभग कितनी होती है, तो भूपट्टी से नीचे की जो परत होती है उसको मेंटल बोलते हैं, और इसकी जो मोटाई होती है वो लगभग 2900 किलोमीटर होती है। और सबसे मोटी परत होती है वो मेंटल ही होती है, और सबसे पतली परत होती है वो कौन सी होती है, क्रस्ट होती है, जिसको हिंदी में भूपट्टी कहते हैं। क्रोड मुख्य रूप से किन तत्वों से बना होता है, तो क्रोड की बात की जाए तो वो सबसे निचली परत होती है, वो सिलिका, लोहा और निकिल से बना होता है। किससे बना होता है, Fe+Na से बना होता है। ये क्या बना होता है, क्रोड बना होता है। जबकि बात की जाए भूपट्टी की, तो भूपट्टी सिलिका और एल्यूमिनियम का बना होता है, और मेंटल होता है वो सिलिका और मैग्नीशियम का बना होता है, लेकिन क्रोड लोहा और निकिल का बना होता है। सियाल किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो सियाल किसका प्रतिनिधित्व करता है, सिलिका और एल्यूमिनियम का प्रतिनिधित्व है वो सियाल करता है। तो सीमा किसका प्रतिनिधित्व करती है, सिलिका और मैग्नीशियम का करती है। और नीफे किसका प्रतिनिधित्व करती है, फेरस और निकेल का। तो सीमा किसका हो जाएगा, सिलिका और मैग्नीशियम का प्रतिनिधित्व करती है। सीमा का मतलब होता है सिलिका प्लस मैग्नीशियम। पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है, तो जो मेंटल है वही पृथ्वी की सबसे क्या होती है, मोटी परत होती है, और भूपट्टी पृथ्वी की सबसे पतली परत होती है। बाह्य कोड की अवस्था क्या होती है, जो कोड को दो भागों में बांटा गया है, एक आंतरिक कोड और एक बाह्य कोड। तो बाह्य कोड की जो अवस्था होती है वो द्रव अवस्था होती है, जबकि जो आंतरिक कोड है उसकी जो अवस्था होती है वो कौन सी पाई जाती है, आंतरिक कोड की जो अवस्था है वो कौन सी पाई जाती है, ठोस अवस्था
पाई जाती है। तो क्रोड को दो भागों में बांटा गया है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड की अवस्था द्रव अवस्था होती है, जबकि आंतरिक क्रोड की जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है, ठोस अवस्था होती है। संवहन धाराएं कहाँ उत्पन्न होती हैं, तो संवहन धाराएं कहाँ पर उत्पन्न होती है, तो संवहन धारा मेंटल में उत्पन्न होती है। कहाँ पर उत्पन्न होती हैं, जो संवहन धाराएं वो कहाँ पर उत्पन्न होती हैं, मेंटल में उत्पन्न होती है। तो जो मेंटल है वहां पर क्या उत्पन्न होती हैं, संवहनीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। यही सबसे मोटी परत है और इसी के अंदर संवहन धारा उत्पन्न होती है। उसी के कारण प्लेटें आपस में टकराती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं। प्लेट विवर्तनी का मुख्य कारण क्या है, तो प्लेट विवर्तनी का जो मुख्य कारण है वो संवहनीय धारा है, और ये संवहनीय धारा कहाँ उत्पन्न होती है, मेंटल में उत्पन्न होती है। लिथोस्फीयर में क्या शामिल होता है, तो लिथोस्फीयर वो क्रस्ट और ऊपरी मेंटल वाला जो भाग है वो लिथोस्फीयर में शामिल होता है। किसमें शामिल होता है, क्रस्ट और जो ऊपरी मेंटल वाला भाग है वो लिथोस्फीयर में शामिल होता है। एंथेनोस्फीयर कहाँ होता है, तो एंथेनोस्फीयर कहाँ पाया जाता है, मेंटल में पाया जाता है। तो जो मेंटल का जो अर्धद्रव भाग होता है उसको क्या बोला जाता है, एंथेनोस्फीयर बोला जाता है। पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी होती है, तो पृथ्वी की औसत त्रिज्या की बात की जाए तो पृथ्वी की औसत त्रिज्या 6371 किलोमीटर होती है, 6371 किलोमीटर। क्रोड की शुरुआत कितनी गहराई से होती है, तो क्रोड की अगर शुरुआत की बात की जाए तो 2900 किलोमीटर के बाद क्या शुरू हो जाता है, क्रोड शुरू हो जाता है। तो जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है वो क्रस्ट होती है, उसके बाद मेंटल होता है, और सबसे नीचे वाली परत क्या होती है, क्रोड होती है, जो 2900 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाती है। 2900 कहाँ तक जाती है, 6200-6300 किलोमीटर तक जो पृथ्वी का केंद्र है वहां तक जाती है। लेकिन क्रोड को दो भागों में बांटा गया है, एक बाह्य क्रोड और एक आंतरिक क्रोड। पृथ्वी की सबसे गर्म परत कौन सी है, तो पृथ्वी की अगर सबसे गर्म परत की बात की जाए तो अगर ओवरऑल की बात की जाए तो क्रोड है, और अगर क्रोड में भी सबसे गर्म की बात की जाए तो क्रोड में सबसे गर्म आंतरिक क्रोड होता है। कौन सा क्रोड होता है, आंतरिक क्रोड होता है। अगर आपको ऑप्शन में तीन ही दे, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड दे, तो आपका आंसर क्रोड होएगा। लेकिन अगर आंसर में बाह्य क्रोड भी दे रखा है और आंतरिक क्रोड भी दे रखा है ऑप्शन में, तो फिर आपका आंसर आंतरिक क्रोड होगा। तो पृथ्वी की सबसे गर्म परत होती है वो क्रोड में होती है, और क्रोड में भी कौन सी होती है, आंतरिक क्रोड। तो आंतरिक क्रोड का तापमान सबसे अधिक होता है और ये ठोस अवस्था में पाई जाती है, जबकि बाह्य क्रोड द्रव अवस्था में पाई जाती है। पृथ्वी की परतों से संबंधित तत्व कौन सा सही है, तो क्रस्ट सबसे मोटी है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्रस्ट तो सबसे पतली है। मेंटल सबसे पतली है, ये भी गलत है, मेंटल सबसे मोटी है। क्रोड केंद्र में है, तो ये बिल्कुल सही है, जो क्रोड है वो कहां पर है, केंद्र में